नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 8 जो कि फ्रेंड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में है, इसका पार्ट 1 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्रेडिट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं हमारे पास में, और उसी क्रम में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिनरी नोट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, द मेन जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ जर्नल्स। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 3 में आपने जर्नल, लेजर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। जर्नल हुआ, लेजर हुआ, फिर ट्रायल बैलेंस हुआ, फिर इसी से फाइनल अकाउंट, जिसमें फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो जो भी एंट्रीज होती हैं उनको ऐसे लिख लिया जाता है, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड करा जाता है, लेजर में पोस्ट करा जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड जो किया जाता है, तो इसी जर्नल की बात करें कि जो मेन जर्नल है उसको सब डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ जर्नल्स में। जब बहुत ज़्यादा एंट्री होने लगती है, जैसे कोई कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें लाख लाख ट्रांजेक्शन्स रोज़ की हो रही हैं, तो वहाँ पर एक जर्नल से काम नहीं चलता, मल्टीपल जर्नल्स बना दिए जाते हैं। ओके, दिस लिस्ट इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल जर्नल एंड बिल्स पेबल जर्नल्स। मतलब इसमें तो बहुत सारे जर्नल बने, उसमें बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जर्नल भी बनाए जाते हैं। सेल्स का अलग जर्नल बना दिया जाता है, परचेज का अलग बना दिया जाता है, बिल रिसीवेबल का अलग, बिल्स पेबल का अलग, इस तरीके से बहुत सारे जर्नल बना दिए जाते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर आर मैनी, अ सेपरेट जर्नल विल बी मेंटेन। तो अगर सेम नेचर की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनके लिए एक अलग जर्नल बनाया जाता है, तो उसे ही सब जर्नल कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो एक जैसी ट्रांजेक्शन बहुत सारी, जैसे कि सेल्स, अगर हमारी कंपनी लगातार सेल कर रही है तो बहुत सेल की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी, तो उनके लिए एक सेपरेट जर्नल मेंटेन कर लिया जाएगा। बात करें अगर हम कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट की, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, इन अ बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब क्रेडिट मतलब उधारी होता है, एक तरीके का लोन हो गया, उधारी हो गई। तो बिजनेस में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? देखो, हर कोई उधार ले करके ही बिजनेस कहीं ना कहीं करता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अ मैन्युफैक्चरर परचेजेज रॉ मटेरियल्स, द मेजॉरिटी ऑफ विच विल बी ऑन क्रेडिट। तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है, मान लीजिए आपको खिलौने बनाने हैं, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, और उसमें से ज़्यादातर रॉ मटेरियल आप कोशिश करोगे कि उधारी पर या क्रेडिट पर मिल जाए। वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक बार आपने खिलौना बना लिया, दोज विल बी सोल्ड टू होलसेलर एंड रिटेलर्स। तो आप उसको बेच दोगे, होलसेलर जो एक साथ पूरा एक ट्रक खिलौना खरीदेगा, या रिटेलर जो कम क्वान्टिटी का खिलौना खरीदता है। हेयर आल्सो द मैन्युफैक्चरर विल गिव क्रेडिट टू हिज होलसेलर आर रेगुलर कस्टमर्स। और यहाँ पर भी जब आपने एक ट्रक खिलौना बना लिया या 10 ट्रक खिलौना बना लिया, तो जब आप होलसेलर को भी जो है खिलौना बेचोगे, तो वहाँ पर भी जो है क्रेडिट पर दोगे, उधारी पर दोगे कि ले जाओ तुम बेचो, और जब पैसा हो जाए तो हमको दे देना। ठीक है, तो कुल मिला करके देख रहे होंगे कि क्रेडिट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Thus, credit passes on from manufacturer to wholesaler and from wholesaler to retailer and from retailer to ultimate customer, consumer। तो इस तरीके से जो क्रेडिट है, लोन की प्रक्रिया, वो कहाँ से गुजर रही है। मैन्युफैक्चरर, यानी पहले मैन्युफैक्चरर ने उधार लिया सामान खरीदने के लिए, फिर उसने मैन्युफैक्चरिंग की और उधार पर दिया होलसेलर को, होलसेलर ने उधार पर इसको जो है दे दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने फिर उधार पर हो सकता है दे दिया हो या नगद दे दिया हो अपने अल्टीमेट कस्टमर को। तो ये उधार की प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक पूरी चेन में चली रहती है। क्रेडिट में आल्सो भी ग्रांटेड बाय मनी लेंडर, अ बैंकर आर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो चीज़ उधार पर ले रहे हो आप, उसके लिए जो लोन चाहिए, यानी उधार पर लेने के लिए क्रेडिट जो आपको चाहिए, पैसा जो चाहिए, वो हो सकता है कोई सेठ, मतलब जो है आपका सूदखोर मनी लेंडर जो होते हैं वो दे दे, कोई बैंकर दे दे, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से भी उधार या लोन क्रेडिट ली जा सकती है। ठीक है, क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। तो जो लोन लिया जाता है वो प्रोवाइडेड बाई ऑब्टेनिंग, कैसे दिया जाता है, पहले के समय की बात करें फ्रेंड, पहले उधारी का लेन देन का सिस्टम कैसे चलता था, तो उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट लगता था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कहा जाता था।
दिस सर्व्स एज ए प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट। और ये जो डॉक्यूमेंट होता था ये सबूत का काम करता था कि हाँ तुमने मुझे उधार दिया है या मैंने तुमसे उधार पर लिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे मतलब उधारी पर देने से पहले होता क्या था, जैसे मान लो कि मैंने जो है $100 जो हैं उनको बेचा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसे पर्ची टाइप की बना करके दे दूँगा कि भाई मैंने तुमको $100 बेची है, जिसके बदले में मुझे एक 10,000 रुपये मिलने हैं, तुम आज से 3 महीने बाद दे देना। तो एक पर्ची बना दी जाती है, इसमें सारा डिटेल लिख दी जाती है। इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही फ्रेंड्स जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ठीक, इसी को ही, और ये मतलब पहले से चली आ रही प्रैक्टिसेस का ही नतीजा है। अब द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट आर, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, और दूसरा है प्रोमिसरी नोट, हमें इसके बारे में भी बात करना है। और एक और भी होता है फ्रेंड, लेकिन ज़्यादा यूज वाले ये होते हैं। एक तीसरा होता है चेक, लेकिन चेक अगर हम शामिल करें तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, उधारी लेने देने के पर्पज़ से यही दो होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है, जिसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज को चैप्टर ही पूरा पूरा डेडिकेटेड है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई कि जब जर्नल में बहुत ज़्यादा एंट्री बढ़ने लगती हैं, जैसे सेल्स की एंट्री, पता चलता है कि हर दिन 10,000 सेल्स की केवल एंट्री हैं। अगर ऐसा लगता है कि भाई जर्नल में बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ एक जैसे नेचर की आ रही है, तो उनको एक अलग ही लेजर बना दिया जाता है, सब लेजर कह देते हैं, और उसमें पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेजर में मेन लेजर को डिवाइड कर देते हैं। इसमें बिल्स रिसीवेबल्स का जर्नल, बिल्स पेबल का जर्नल भी आता है, सेल्स का भी जर्नल आता है, परचेज का भी जर्नल आता है, बहुत सारे जर्नल होते हैं। जब ट्रांजेक्शन सेम नेचर की बहुत सारी हो जाती हैं तो उनको एक अलग जर्नल में मेंटेन कर लिया जाता है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें क्रेडिट, तो किसी भी बिजनेस में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करनी है गुड्स की और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, लेकिन वो भी क्रेडिट पर, किसी से उधार पर ले आएंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल कोशिश करेंगे आप क्रेडिट पर मिल जाए। ये होता है, जैसे हम भी परचून की दुकान होती है वहाँ पर अपना खाता खुलवा लेते हैं, भाई कि जो ऐसा है कि हमको उधार देते रहना, महीने के आखिरी में हिसाब कर लेंगे, तुम्हें पैसा दे देंगे। तो हर दिन हमें पैसा नहीं देना होता है, महीने भर में 6,000 की खपत हुई, 8,000 खपत हुई, वो दे दिया, लाइक दैट। ओके, तो मैन्युफैक्चर अगर करना है गुड तो उसके लिए परचेज करते हैं मटेरियल को, और वो भी क्रेडिट पर हम ले लेते हैं। एक बार गुड्स बन गया, जैसे गुड़िया या डॉल का बिजनेस हमारा, एक बार गुड़िया बन गई तो उसको हमें बेचना होता है, वी हैव टू सेल इट, रिटेलर को, होलसेलर को, जिसको भी बेचना चाहें। और ये भी जो आप बेचोगे तो वो भी नगद में नहीं ले जाएंगे। ये जो होलसेलर हैं या फिर आपके रिटेलर हैं, ये भी आपसे बोलेंगे हमको उधारी पर दे दीजिए। ऐसा करिए कि 2 लाख की गुड़िया दे दीजिए, 1 लाख नगद ले लीजिए, 1 लाख उधार दे दीजिए, मैं बेच करके 1 लाख आपको वापस कर दूंगा। एक चेन जैसी बन जाती है। तो इस तरीके से अगर क्रेडिट देखें तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास उधारी गई, यानी कि जो कंपनी है, फैक्ट्री, वहाँ से उधार गया होलसेलर के पास, होलसेलर ने उसको उधारी पर दे दिया रिटेलर को, रिटेलर ने उठा करके, यानी रिटेलर मतलब जो हमारी परचून की दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें, वो अल्टीमेटली कस्टमर को बेच देती हैं। ठीक है, फिर कस्टमर जब पैसे देगा छोटे दुकानदार को, रिटेलर को, तो वो रिटेलर सारे पैसे इकट्ठा करके देगा होलसेलर को, सारे पैसे होलसेलर के इकट्ठा होकर के मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, और इस तरीके से पूरी चेन कंप्लीट हो जाती है। तो क्रेडिट जो है, अब ये तो चलो आपस में हमने जो है आपस में उधार खेल लिया है कि भाई चलो ठीक है हमारी दुकान है, लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको पैसों की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मान लो कंपनी को अगर मान लो रॉ मटेरियल चाहिए, और जिस कंपनी से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है वो उधार देने को राज़ी नहीं है, तो अगर वो उधार देने को राज़ी नहीं तो दूसरे तरीके हैं कि हम किसी मनी लेंडर से, बैंक से, या किसी NBFC वगैरह, इन सभी जगहों से भी लोन या उधारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये क्रेडिट दी जाती है, अगर हम पहले के कॉन्सेप्ट की बात करें, जो क्रेडिट दी जाती थी वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए दी जाती थी, एक लिखित कागजात होते थे उसके दिए, इसी को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कहा जाता था। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता था ये क्रेडिट का, यानी कि आपने एक दूसरे के साथ में क्रेडिट पर काम किया हुआ है इस बात का सबूत होता था, एक तरीके का प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस कि भाई हाँ मैंने तुमको उधार दिया है। अगर ये कागज़ ना हो तो तुम, जैसे मान लो हमने जो है तुमसे 10,000 रुपये की उधारी ले रखी है और बदले में कहीं कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुई, तो तुम कल को 1 लाख बोल दो कि तुमने हमसे 1 लाख उधार लिया है, या फिर मैं ही बोल दूँ कि मैंने तो 1,000 लिया था, आप 10,000 गलत कह रहे हैं। तो इसलिए लिखा पढ़ी हो जानी जरूरी होती है। मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट के 2 हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो अब शुरुआत करेंगे फिर जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक बार मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर दिखा दूँ सैम्पल, ये यहाँ पर होगा,
ये है फ्रेंड्स बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है किस डेट को ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, क्या उद्देश्य है। 2 मंथ आफ्टर डेट, यानी 10 मार्च 2022 से 2 महीने बाद पे मी, मुझे पे करो, या माई ऑर्डर, या फिर मैं जिसको आदेश दूँ उसको पे करो। असम ऑफ रुपी 10,000, 10,000 रुपये फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, यानी कि आज से 2 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। ये ऐसा किसने कहा है? मिस्टर सुरेश ने। मिस्टर सुरेश ने कहा कि आज से 2 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये पे करना होगा। कौन पे करेगा? जिसने एक्सेप्ट किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेड बाई मेहता। देखो किस डेट को बिल ऑफ एक्सचेंज बना है? 10 मार्च को, और 15 मार्च को सिग्नेचर करके मिस्टर मेहता ने इसे एक्सेप्ट किया है, साइन किया और एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने बाद 10,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, कितना पे करेंगे? 10,000 रुपये। किसको? टू मिस्टर मेहता। ये उनका एड्रेस वगैरह है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अगर ऐसा एक कागज़ है, इस पर सुरेश यानी जिसने उधार दिया है, मेहता जिसने उधार लिया है, दोनों के अगर सिग्नेचर है तो ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। यही है फ्रेंड्स बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते फिर इसको एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे। मैंने बस केवल आपको दिखा दिया कि हाँ ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ये पहले के समय में चला हुआ कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन अगर देखें, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पहला ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लिखित में होता है। अभी मैंने आपको दिखाया लिखा हुआ था। साइंड बाई मेकर, साइंड बाई मेकर यानी कि जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज का बनाया है जिसने, उसके द्वारा इस पर सिग्नेचर किया जाता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ध्यान देंगे इसमें कि इसमें फ्रेंड्स अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बातें हुए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि दिस इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का क्या मतलब है? पहली बात तो ये आदेश है, आदेश दे रहा हूँ मैं, आदेश देता हूँ कि तुम 10,000 मुझे पे करोगे, तभी तो हुआ ना। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर मैं कह रहा हूँ कि 10,000 तुम्हें देना होगा, आदेश देना। ठीक है, तो पहली बात ये आदेश हुआ। अनकंडीशनल, किसी तरीके की बात नहीं, अगर ये होगा तो, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर मैं दिन में पहुंच पाया तो, मैं जिंदा रहा तो, समथिंग लाइक दैट, नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं होती। इट इज अनकंडीशनल। इफ एंड बट नहीं, आज से 2 महीने बाद 10,000 दोगे, बात खत्म। यही एज सिंपल एज दैट। ऐसे बोलते नहीं अपन कि भाई आज से 2 महीने बाद तुम्हें 10,000 देने हैं। कोई कंडीशन नहीं लगेगी कि आज से 2 महीने बाद अगर धूप निकली तो देंगे, आज से 2 महीने बाद अगर जो है मैं यात्रा करके वापस लौट आया तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक आदेश है और बिना किसी कंडीशन का है। किस बात का आदेश होता है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली। यहाँ पर आदेश दिया जाता है कि आपको पे करना होगा, कुछ पैसा, मनी देनी होगी और सिर्फ मनी देनी होगी। गेहूं, चावल और धान वगैरह देने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाए जाते हैं। ये सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए ही बनाए जाते हैं। जो यहाँ मनी एंड मनी ओनली लिखा है, इसका ही मतलब है कि ये नहीं कि आज से 2 महीने बाद तो मुझे 10 किलो आलू दोगे, ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जाता। आज से 2 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद आपको इतना रुपये देना है, तो मनी ही पे करने के लिए आदेश दिया जाता है टू अ पर्सन। और जो आप पैसा दोगे, जो मनी आप दोगे, वो एक व्यक्ति को दोगे, नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसे पेमेंट करनी होगी। आर टू हिज ऑर्डर, या फिर जैसे मान लो उसमें लिखा हुआ है सुरेश ने बनाया था ना, किसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था? सुरेश ने, जो अभी हमने एग्जांपल देखा। तो या तो तुम सुरेश को ये दोगे पेमेंट, जो मनी देनी है 10,000 रुपये की, आर टू हिज ऑर्डर, या सुरेश ऑर्डर पारित करता है, आदेश दे देता है कि भाई मेरी जगह पर राम को दे देना, मेरी जगह पर राम को दे देना। अगर ऐसा हो जाता है तो अब आपको राम को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सुरेश को पैसे मिलने थे, लेकिन उसने आदेश जारी कर दिया कि राम को दे दो, तो अब राम को देना होगा। यानी टू हिज ऑर्डर का मतलब ये है, जिसको वो आदेश करेगा कि राम को दे दो तो राम को देना पड़ेगा। आर टू द बियरर, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिसके पास में भी ये कागज़ हो, जिसके पास में भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टुकड़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको दे दो। बियरर का ये मतलब होता है जो कोई भी उस कागज़ का बियरर है, जो कोई भी बियर कर रहा है, अपने पास रखे हुए उसी को दे देना होता है। ठीक है, तो 3 लोगों को पेमेंट हो सकती है। पहला, जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पेमेंट कर सकते हैं, या जिसको वह व्यक्ति आदेश करे कि मेरी जगह पर उसको दे देना, उसको देना होता है, या जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट हो उसको देना होता है। इन 3 में से किसी एक को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑन अ सर्टेन फिक्स फ्यूचर डेट, भविष्य की किसी फिक्स डेट पर देना होगा, या फिर ऑन डिमांड, या जब डिमांड बने तो।
ठीक है। तो भविष्य में किसी डेट पर देना होगा या जब डिमांड की जाए, यानी कि जब भी कागज़ ले जा करके तुमको दे दिया जब इलेक्शन, तब पेमेंट करनी पड़ेगी। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 NI एक्ट 1881, ठीक। सेक्शन 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। ऊपर की डेफिनेशन से आप ये देखते हैं इसमें 3 पार्टियां हैं। 3 पार्टियां कौन कौन सी? पहला है फ्रेंड ड्रॉवर, दूसरा है ड्रॉवी, तीसरा है पेई। ड्रॉवर मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो इस बिल को लिखेगा, जो इस बिल को लिखता है। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल ड्रॉवर कहलाता है। ड्रॉवी वो होता है अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर सुरेश जो है, सुरेश ने बिल लिखा था कि मैं आदेश देता हूँ मेहता को कि मुझे 10,000 देने हैं। तो सुरेश ने चूंकि बिल लिखा था तो सुरेश हो जाएगा ड्रावर। और बिल किसके नाम पर ड्रा है? मेहता के नाम पर। किसके नाम पर? मेहता के नाम पर, कि भाई मेहता जी आपसे कहा जा रहा है कि आपको 10,000 देने हैं। तो पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, मेहता के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, तो मेहता जो है ड्रावी हो जाएंगे। और पेई क्या हो जाएगा? ऐसे नाम पेई होता है लेकिन ये वो बंदा है जो पे नहीं करेगा, लेगा, रिसीव करेगा। अब पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी, तो पेई वो व्यक्ति होता है जिसको पैसे मिलने हैं। जैसे मान लो सुरेश ने आदेश पारित कर दिया था कि पैसा राम को दे देना, तो राम यहाँ पर पेई हो जाएगा, राम यहाँ पर पेई हो जाएगा। ड्रावर जिसने बिल लिखा है, बिल बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझ लो फ्रेंड्स कि जो दुकानदार होता है, जैसे मान लो मुझे टीवी बेचनी है, मैं दुकानदार हूँ, टीवी बेचता हूँ। एक मेहता जी आए मेरे पास, मैं सुरेश हूँ, मेहता जी ने मुझसे कहा कि मुझे 10,000 रुपये की टीवी दे दीजिए उधारी पर। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ले जाओ। और मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया और उसको ऑर्डर दिया। देखो हम यहाँ पर प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं किस बात का प्रॉमिस करूँगा? टीवी तो मेरी लेकर जा रहे हो, 10,000 की मेरी टीवी जा रही है और बदले में तुम्हें 10,000 देने हैं, तो मैं किस बात का प्रॉमिस करूँ कि मैं वादा करता हूँ कि मेहता जी मैं आपको 10,000 दूंगा? नहीं ना, हम यहाँ प्रॉमिस नहीं करते, हम यहाँ पर आदेश देते हैं। सुरेश यानी मेरी दुकान है, सुरेश मैं हूँ, मेरी दुकान है, मैं आदेश देता हूँ मेहता को कि हे मेहता जी आप मेरी 10,000 की टीवी ले जा रहे हैं, तो बदले में मुझे 10,000 रुपये 2 महीने बाद दे दीजिएगा। तो एक आदेश पारित किया जाता है, ठीक है। तो ये सुरेश ड्रावर हो गया, बिल जिसने लिखा, मैंने खुद बिल बना करके दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो मैं ड्रावर हो गया। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, यानी कि कौन पेमेंट देगा? कौन पेमेंट देगा? मिस्टर मेहता मुझे पेमेंट देंगे। तो चूंकि इनके नाम पर, मेहता के नाम पर ही तो बिल लिखा है भाई, कि मेहता जी को एड्रेस करते हुए मैंने बिल लिखा है कि मेहता जी आप 2 महीने बाद 10,000 देना। तो मेहता हो जाएंगे ड्रावी यहाँ पर, जिनके नाम पर बिल फाड़ा गया है। और तीसरा पेई वह व्यक्ति होते हैं जिसको पेमेंट मिलनी है। अब अगर मान लो यहाँ पर राम को आदेश कर दिया गया कि राम को पेमेंट कर देना, तो राम पेई हो जाएगा, इसको पेमेंट मिलनी है 10,000 की। अब अगर मान लो राम ना आए, से कि राम इज नॉट देयर, अगर राम नहीं है तो फ्रेंड्स यही सुरेश ही पेई हो जाएगा, सुरेश ही पेई भी हो जाएगा। यानी कि देखो सुरेश ड्रावर है, इसने तो बिल लिखा है, तो ड्रावर की परिभाषा में भी बैठता है। और चूंकि सुरेश को ही पेमेंट मिलनी है, भाई मैंने किसी और का आदेश ही नहीं दिया, मुझे ही 10,000 रुपये मिलने हैं, तो पेई ही मैं ही हो जाऊंगा। मिस्टर सुरेश पेई भी हो सकते हैं और ड्रावर दोनों हो सकते हैं। आई बिलीव आपको पता चल गया बातों का। यही बात यहाँ लिखी, मैनी अ टाइम्स द ड्रावर एंड द पेई मे बी द सेम पर्सन, है ना। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रावर है, जिसने बिल लिखा है, सुरेश की दुकान है टीवी की, तो सुरेश ने बिल लिखा है तो ड्रावर हो गया। और सुरेश को ही पेमेंट मिलनी है 10,000 रुपये की, तो जिसको पैसा मिलता है उसे पेई कहते हैं। मिलना सुरेश को है तो पेई हो जाएगा, बिल जो लिखता है उसे ड्रावर कहते हैं, चूँकि सुरेश ने लिखा है तो ड्रावर हो जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? तो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रावर होता है और पेई होता है वो सेम व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। तो 3 पार्टियाँ हो गई। और एग्जाम्पल में यहाँ देखा कि ए सेल्स गुड टू बी ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। ए ने बी को 10,000 रुपये उधारी पर सामान दिया हुआ है। ए ने बी को उधार पर मान लो ये टीवी दे दिया इसको, ठीक है। बदले में बी ने ए को 10,000 रुपये पे करने हैं, सही है। तो अब इसमें बिल कौन लिखेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा कौन? ए बिल बना के देगा कि बी बिल बना के देगा? पहले इस बात का जवाब ढूंढ लो, फिर आसान हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ए बिल बना के देगा कि बी बिल बना के देगा? तो देखो यहाँ पर अगर बी बिल बनाएगा तो बी वादा करेगा। इतनी छोटी सी बात ध्यान रखो, अभी जब हम प्रोमिनेंट नोट पढ़ेंगे तो काम आएगा, लेकिन अभी ध्यान दो
कि अगर बी बिल बना देगा तो फिर वो प्रॉमिस करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, बी प्रॉमिस करेगा कि मैं ए को 10,000 दूंगा, लेकिन चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं ऑर्डर होता है तो इसलिए बिल ए बनाएगा और एक ऑर्डर पारित करेगा किसको, बी को। ठीक है, ए बिल बनाएगा और बी को आदेश देगा कि बी आज से 2 महीने बाद तुम मुझे 10,000 रुपये दे देना। ठीक है, तो ए ने चूंकि बिल लिखा है तो ए हो गया ड्रावर, ए हो गया ड्रावर। बी को आदेश दिया गया यानी बी को पेमेंट, पैसा कौन देगा, बी पेमेंट पैसा देगा, यानी कि जिसके नाम पर बिल फाड़ा गया है तो वो हो जाता है ड्रावी, तो ये ड्रावी हो जाएगा। ठीक, और तीसरा बंदा एक और होता है ड्रावर, ड्रावी, और एक और होता है कौन, पेई। ठीक है, जिसको पेमेंट मिलनी है वो ड्रावी हो जाएगा। पेमेंट किसको मिलेगी भाई, 10,000 रुपये किसको मिलेंगे भविष्य में, ए को मिलेंगे, तो ए ही ड्रावी भी हो जाएगा, सॉरी पेई भी हो जाएगा। तो देखिए ड्रावर और पेई सेम होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी। ठीक है, उधार की बात हुई, 10,000 रुपये उधार दिए तो ए क्या करेगा, एक ड्रॉ करेगा बिल बी के ऊपर, बी एक्सेप्ट करता है, सेम बी एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करना यहाँ जरूरी है, सोचो कि ए ने बिल बना के दे दिया और बी उसे एक्सेप्ट ना करे, तो अगर बी एक्सेप्ट नहीं करता इसका मतलब ये मानता ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई उधारी बनी है। तुम सोचो कि ऐसा हो कि एक दुकान पर तुम कभी कभार जाते हो और उसने 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया और तुमसे दस्तखत नहीं करवाए, तो क्या वो वैलिड रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि तुम भाई तुम्हारा कोई उधार नहीं हो तो जब चाहे तब बिल बना करके बैठा, उसकी दुकान है, उसका बिल है, रोज सुबह से लेकर शाम तक 1000 लोगों के बिल बना दे, पर क्या वो वैलिड हैं, नहीं। बात समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बी के द्वारा बिल को एक्सेप्ट किया जाना, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इन द अबव केस ए इज सेलर। अबव केस में अगर देखें तो ए सेलर है या क्रेडिटर है, उधार पर देने वाला, ए सेलर है या क्रेडिटर है, उधार पर देने वाला। ड्रा अ बिल ऑन बी, इसने ड्रॉ किया है एक बिल बी के ऊपर। द परचेजर, बी क्या है, खरीदार है या डेटर है, और इट इज पेबल टू ए, और इसकी पेमेंट किसको जानी है, वापस से ए को ही जानी है। तो इस केस में ए इज ड्रावर ऑफ द बिल एंड आल्सो द पे, ए इज ड्रावर ऑफ द बिल एंड आल्सो द पे। थोड़ा सा अगर और ध्यान दो तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ क्या होता है, जो क्रेडिटर है वो ड्रावर होता है और जो डेटर है वो ड्रावी होता है। ठीक है, ठीक है। अब हेंस इट कैन बी सीन दैट अ क्रेडिटर ड्रॉ अ बिल ऑन डेटर। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अ क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल ऑन अ डेटर, तो यहाँ पर क्रेडिटर बिल ड्रॉ करता है डेटर के लिए। अब नाउ इसको हम एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं। तो देखिए यहाँ ड्रावर कौन है, मिस्टर सुरेश, इनका एड्रेस दिया हुआ है। ड्रावी कौन है, मिस्टर मेहता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रावर मतलब यहाँ पर सेलर है जिसने टीवी बेची हुई है, यहाँ पर ड्रावी है यानी कि जिसने पैसे वापस करने हैं, है ना, यानी परचेजर हो गया। और अमाउंट कितना, 10,000 रुपये की टीवी उधारी पर दी गई है। मिस्टर सुरेश ने उधार पर 10,000 की जो है 10,000 रुपये की टीवी मेहता को दे रखी है। डेट ऑफ बिल क्या है, 10 मार्च को ये बातचीत हुई है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी 15 मार्च को मिस्टर जो है मेहता एक्सेप्ट करते हैं इस बिल को कि हाँ ठीक है, दस्तखत कर देते हैं, साइन कर देते हैं कि ठीक है मैंने आपसे 10,000 का उधार लिया है। 10 तारीख को बिल बना, 5 दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया, और टाइम पीरियड 2 महीने का है। तो अब 15 तारीख से 2 महीने का इंतजार किया जाएगा और फिर इनसे पैसे ले लिए जाएंगे। किससे, मिस्टर मेहता से। किसको मिलेंगे, सुरेश को मिलेंगे। तो अगर पैसे सुरेश को वापस मिलते हैं तो यही बंदा पेई भी हो जाएगा। पेई ऐसा लगता है कि जो पे करता हो, लेकिन उल्टा केस है, पेई वो होता है जिसको पैसे मिलते हैं। अब वही चीज़ जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करी गई है। अब देखो, अब आपको जितना कुछ भी बताया वो आपको समझ आया। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पर कहा गया है कि 2 महीने बाद आफ्टर द डेट आपको मुझे या मेरे ऑर्डर को 10,000 रुपये पे करने हैं। ठीक है, फॉर द वैल्यू रिसीव, मतलब जो टीवी वगैरह आपने मेरे से लिया हुआ है उसके बदले में। यहाँ पर सुरेश ने सिग्नेचर किया है, सुरेश के सिग्नेचर हैं क्योंकि सुरेश ड्रावर ऑफ द बिल है। ये जो बिल बनाया जा रहा है ये कौन बना रहा है, मेहता बना रहे हैं कि सुरेश बना रहा है। दुकान किसकी, सुरेश की। टीवी कौन बेचा, सुरेश, तो यही बनाएगा बिल। तो इसे फ्रेंड्स ड्रावर कह देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट किसने किया, मेहता जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है मैं 10,000 रुपये आपको 2 महीने बाद दूंगा। तो ये जो एक्सेप्ट कर रहा है या जिसके ऊपर बिल लिखा गया है वो मेहता है, तो ये ड्रावी हो गए। कौन हो गए, ड्रावी हो जाते हैं। और फिर आज से 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करेंगे, मेहता जी पेमेंट करेंगे सुरेश को। पेमेंट अल्टीमेटली रुपया किसकी जेब में, सुरेश की जेब में, तो सुरेश पेई हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ये कितनी तारीख की बात है सर? ये 10 मार्च की बात है। बॉम्बे में 10 मार्च को ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है और एक्सेप्ट किया गया है 15 मार्च को। ठीक है, यहाँ इतना रिलेवेंस ही नहीं है। अब 10 मार्च को बिल ऑफ एक्सचेंज में ना, हो सकता है 10 ही मार्च को वो साइन कर देता तो उसी समय एक्सेप्ट हो जाता, तो इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। कंसर्न हमारा समझना है कि पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज चलता कैसे है, मेजर कंसर्न हमारा वही है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सर प्रोमिजनरी नोट। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हमें बात करनी है। तो देखो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये देख लिया था, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि राइटिंग में होता है, लिखा पढ़ी होती है। मेकर का सिग्नेचर, यानी सुरेश यहाँ मेकर था उसके सिग्नेचर हैं। इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी आदेश होता है, किसी तरीके की कंडीशन की बात नहीं होती है। यहाँ पे करना होता है सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली, सिर्फ पैसे ही पे किए जाते हैं उस व्यक्ति को जिसका उसमें नाम लिखा हो, या फिर जो है जिसका वो आदेश करे कि मेरी जगह पे इनकर दे दो, या जिसके पास में ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो, बियरर, उसको पेमेंट की जाती है। ठीक है, ऑन अ सर्टेन फिक्स डेट फ्यूचर डेट, यानी कि फिक्स फ्यूचर डेट पर पेमेंट करी जाती है 2 महीने बाद, या ऑन डिमांड वाली अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जिस भी डेट को तुम्हारा मन करे ले करके चले जाओ, पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में डिफाइंड है। ठीक है, तो एबव से हम ये देख सकते हैं, फ्रॉम द एबव ये ऑब्जर्व किया सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियाँ होती हैं। ध्यान रखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी होती है। कौन कौन सी? ड्रावर, ड्रावी और पेई। कौन ड्रावर? जो बिल को ड्रा करता है, मतलब समझिए जो बिल को लिखता है, जो बिल बनाएगा। ठीक है, ऐसे कागज़ लेकर के इसमें नाम भरेगा, रुपया भरेगा, ये सारा काम जो करेगा, जो पेन चलाएगा लिखने पढ़ने में, यहाँ पूरी डिटेल भरने में जो पेन चलाएगा वो ड्रावर हो गया। ड्रावी कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर बिल फाड़ा गया है, जिसके नाम पर बिल बनाया गया है, यानी जिससे उधार वापस लेना है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जिससे पैसे वापस लेने हैं, है ना, 10,000 रुपये की टीवी दे रखी तो बदले में टीवी के बदले में 10,000 रुपये मिलने हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे वापस मिलने हैं उसे ड्रावी कहते हैं। पेई किसे कहते हैं? पेई वह व्यक्ति है जो पैसा रिसीव करेगा, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव मनी। पेई वह होता है जो पैसा, पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव मनी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको पैसा मिलना है वो पेई कहलाता है। अब मैंने ये भी बताया कि भाई कई बार जो है पेमेंट ड्रावर को ही मिल जाती है, जिसने बिल ड्रॉ किया है, मेरी दुकान है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया, तो मैंने उधार पर दिया तो मुझे ही पैसे वापस चाहिए, तो उस केस में ड्रावर और पेई दोनों सेम व्यक्ति हो सकते हैं। मैनी अ टाइम्स ड्रावर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। उसी बात को यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया गया कि ए ने बी को 10,000 रुपये का उधारी दी। ए ने एक बिल ड्रा किया बी के ऊपर 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उधारी चढ़ेगी नहीं। ठीक, इन द अबव केस ए सेलर है या क्रेडिटर है, वो बिल ड्रा करता है बी के ऊपर, बी परचेजर है, डेटर है, और ये पेबल है ए को। ठीक है, इस तरीके से ए एक ड्रावर ऑफ बिल है और पेई भी है। कौन है? ए ड्रावर ऑफ बिल है और पेई भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इट कैन बी सीन दैट अ क्रेडिटर ड्रा करता है बिल को ऑन डेटर। मतलब अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो क्रेडिटर होता है वो ड्रा करता है बिल डेटर के ऊपर। क्रेडिटर ड्रा करता है बिल डेटर के ऊपर। अब इसी चीज़ को जो है यहाँ पर्टिकुलर्स में देखा तो भाई ड्रावर मिस्टर सुरेश हो गए, ड्रावी मिस्टर मेहता हो गए। ठीक है, अमाउंट 10,000 की है, डेट ऑफ ये है, एक्सेप्टेंस की डेट ये है और पीरियड ये है। बस काम की बात सिर्फ इतनी है कि ड्रावर कौन है? जिसने बिल लिखा, मिस्टर सुरेश, और ड्रावी वो है जिसको पैसे देने हैं, मिस्टर मेहता। बस इतनी काम की बात है, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रोमिजनरी नोट्स की। प्रोमिजनरी नोट, प्रोमिजनरी नोट आर रिटन अंडरटेकिंग बाय द बायर टू मेक अ पेमेंट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट कैन टेक द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर अ प्रोमिजनरी नोट। यहाँ पर रुकिएगा, हाँ, ये यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। A written undertaking by the buyer to make a payment on a specified date can take the form of bill of exchange or a promissory note। तो यहाँ पर अगर रिटर्न अंडरटेकिंग दी जा रही है बायर के द्वारा कि हम पेमेंट कर देंगे स्पेसिफिक डेट पर, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में या प्रोमिसरी नोट के रूप में हो सकती है। वी हैव सीन अर्लियर दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय द डेटर। अभी हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन लिखता है? क्रेडिटर, जो उधारी पर सामान दे रहा है, सुरेश, और एक्सेप्ट कौन करता है? डेटर, जिसको उधारी पर सामान मिला हुआ है। ठीक, आ प्रोविजनरी नोट ऑन द अदर हैंड इज रिटन बाय द डेटर। ये उल्टा होता है फिर। ओके, जो प्रोविजनरी नोट होता है, प्रोविजनरी नोट होता है,
वो रिटन बाय डेटर होता है, बायर द्वारा। प्रॉमिसिंग, यहाँ वादा किया जाता है द क्रेडिटर यानी सेलर को टू पे स्पेसिफाइड सम आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी दो लोग हो गए, ठीक है। अब बी ने एक टीवी उधार खरीदी हुई है, बी ने एक टीवी उधार खरीदी हुई है, यानी ए से बी की तरफ एक टीवी चल करके आई, बदले में 10,000 रुपये, बदले में 10,000 रुपये बी से हो करके ए के पास जाने हैं। ये पूरी ट्रांजैक्शन है, लेकिन अभी बी के पास पैसे नहीं हैं, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक या तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया जाए और या तो प्रॉमिसरी नोट बना लिया जाए, ठीक है। तो सवाल ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा और प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर बी बनाता है बिल, मान लेते हैं बी बिल बनाता है, तो बी प्रॉमिस करेगा, बी क्या करेगा, प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, ठीक है। तो बी अगर बिल बनाएगा तो यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि भाई ए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। अगर उसी जगह पर हम ए की बात करें तो ए प्रॉमिस नहीं करेगा, अगर ए बिल बनाएगा तो ये प्रॉमिस नहीं करेगा। ए क्या बोलेगा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ये ऑर्डर देगा, ए ऑर्डर देगा बी को कि भाई मेरे 10,000 दे देना। बी अगर बिल बनाएगा तो वो वादा करेगा कि ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे 10,000 वापस करूँगा, क्योंकि भाई बी वादा कर सकता है, 10,000 रुपये की टीवी ले रखी तो वादा वो करेगा। ए अगर वादा करने पे आ जाए तो ए अगर प्रॉमिस करे तो क्या प्रॉमिस करेगा, ए क्या प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हारे 10,000 रुपये दे दूंगा, भाई टीवी भी मेरी गई, 10,000 रुपये भी मेरा जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बी अगर बिल बनाएगा तो उसे फ्रेंड्स प्रॉमिसरी नोट कहेंगे, अगर ए बिल बनाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कह देते हैं, ठीक है। ए यहाँ पर क्रेडिटर है और बी यहाँ पर डेटर है, डेटर। तो अब ये बात क्लियर हो जाती होगी कि प्रॉमिसरी नोट में कौन बिल लिख रहा है, प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा है, डेटर, बी बना रहा है। देखो यही बात यहाँ लिखी है, प्रॉमिसरी नोट में ऑन अदर रिटन बाय डेटर, प्रॉमिसरी नोट रिटन बाय डेटर होता है यानी बायर द्वारा, और इस बात का प्रॉमिस किया जाता है कि क्रेडिटर यानी सेलर ए को मैं वादा करता हूँ कि मैं इतना रुपये इस डेट को दे दूंगा। आई बिलीव फ्रेंड्स आपको बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी चल क्या रहा है, ठीक है। दस इस कैन बी डिफाइंड एड, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी हम अब प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होता है, बिना लिखा पढ़ी के नहीं होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था अनकंडीशनल ऑर्डर। तो यहाँ ऑर्डर ना होकर के अंडरटेकिंग है, प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग यानी प्रॉमिस है, अनकंडीशनल है, किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और इस पर साइन किया जाता है किसको, किसके द्वारा, मेकर द्वारा, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पर सिग्नेचर किया जाएगा मेकर द्वारा, किसके द्वारा, मेकर द्वारा, जो उस प्रॉमिसरी नोट को बनाता है उसके द्वारा साइन किया जाता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करेंगे, जो पेमेंट की जाएगी टू उस व्यक्ति को, टू अ सर्टेन पर्सन, आर टू द ऑर्डर, आर टू अ बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जो पेमेंट की जाएगी वो या तो उस व्यक्ति को की जाएगी, या उसके द्वारा जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा उसको की जाएगी, या जिसके पास वो चेक कह रहा हूँ, जिसके पास वो प्रॉमिसरी नोट हो, जो उसका बियरर हो, उसको ये पैसा दिया जाता है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट की बात की गई है, ठीक है। इन केस देखो यहाँ पर थोड़ा सा सैंपल देख लेते हैं प्रॉमिसरी नोट का, ये देखिए, ये फ्रेंड्स प्रॉमिसरी नोट का सैंपल है। यहाँ पर देखिए, 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सुरेश ऑन हिज ऑर्डर अ सम ऑफ 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो आज से 2 महीने बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं मिस्टर सुरेश को 10,000 रुपये दे दूँगा, और ये वादा किसने किया है, मिस्टर मेहता ने। मेहता कौन है, जिसने टीवी उधार पर खरीदी है, वो सिग्नेचर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं एक्सेप्टेंस की बात नहीं कही गई कि मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्यों एक्सेप्टेंस की बात नहीं कही, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसा मैंने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज में कि दुकानदार है, उसके पास बिल बने हुए हैं, वो रोज़ रोज़ लिखता जाए, तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ाता जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ तो तुम ही खुद बना रहे हो ना। जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने टीवी उधार पर ली है, तो मैं ही ये बिल बना रहा हूँ, मैं ये प्रॉमिसरी नोट खुद बना रहा हूँ। तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि रोज़ 20 ठो बना करके सबकी दुकानों में फेंक आऊँगा भाई कि मेरा उधारी है तुम्हारे ऊपर।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ एक्सेप्टेंस कोई मुद्दा नहीं होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस मुद्दा होता है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आपका प्रोमिनरी नोट का सैंपल पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोमिनरी नोट में तो दो ही पार्टियाँ होती हैं। इन केस ऑफ प्रोमिनरी नोट देयर आर ओनली टू पार्टीज। पहला मेकर यानी जो प्रोमिनरी नोट बनाएगा, अ पर्सन हु मेक्स द नोट एंड प्रोमिसेस टू मेक द पेमेंट, वह व्यक्ति जिसने ये प्रोमिनरी नोट बनाया है और पेमेंट करने का वादा किया है। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर मेहता ऐसा कर रहे होंगे। पेई अ पर्सन हु विल रिसीव द मनी, क्योंकि सुरेश को पैसा मिलना है तो उस केस में जो हमारा जिसको भी पैसा मिलेगा उसे हम पेई कहेंगे। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ ड्रावर है और पेई है, ड्रावी हट गया है यहाँ पर, है ना। ड्रावर को ही मेकर कह दिया गया और पेई तो पहले से भी था, लेकिन ड्रावी नहीं रह गया यहाँ पर, कुल मिला करके बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो बस ये हो जाती है हमारी बात प्रोमिनरी नोट को लेकर के, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। प्रोमिनरी नोट हम फिर से एक बार देखते हैं खटाखट। एक रिटर्न अंडरटेकिंग होती है बायर की तरफ से कि वह पेमेंट करेगा एक फिक्स डेट पर, ठीक है। और ये चीज़ जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये डील की जा सकती है प्रोमिनरी नोट में के रूप में, ठीक है। यानी कोई चीज़ उधार पर ले रहे हो तो या तो बिल ऑफ एक्सचेंज से उस उधारी को एक्सेप्ट किया सकता है या फिर प्रोमिनरी नोट बना करके, ठीक है। और हमने पहले ही देख लिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है क्रेडिटर के द्वारा और उसे एक्सेप्ट किया जाता है डेटर के द्वारा। लेकिन प्रोमिनरी नोट के केस में क्या होता है, इट इज़ रिटन बाय उधार लेने वाले के द्वारा, डेटर के द्वारा यानी बायर के द्वारा। एक प्रोमिनरी नोट जो है रिटन बाय डेटर होता है और उसमें प्रॉमिस किया जाता है कि द क्रेडिटर जो सेलर है वो पे करेगा स्पेसिफाइड टर्म सम स्पेसिफाइड डेट के बाद। तो प्रोमिनरी नोट जो होता है फ्रेंड वो डेटर या बायर के द्वारा लिखा जाता है और इसमें वादा किया जाता है कि क्रेडिटर यानी जो सेलर है उसको एक सर्टेन डेट पर चुकाया जाएगा। जैसे मान लो मैं ही जाता हूँ एक आईफोन खरीदता हूँ 1 लाख रुपए का, तो भाई मैंने उधार लिया है तो मैं बायर हूँ या मैं ही डेटर हूँ, तो मैं एक प्रोमिनरी नोट बनाऊँगा जिसमें मैं वादा करूँगा किससे, दुकानदार से जिससे मैंने आईफोन खरीदा है, सेलर से, और उससे कहूँगा कि मैं 1 लाख रुपए आपको आज से 2 महीने या 3 महीने बाद आपको आकर के पे कर दूँगा। तो ये प्रोमिनरी नोट हो जाता है। प्रोमिनरी नोट पूरी डेफिनेशन देखें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लिखित होता है, मौखिक नहीं होगा। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है इसमें, ध्यान देंगे इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। वहाँ पर क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर था, वहाँ पर आदेश दिया जा रहा था, यहाँ वादा किया जा रहा है, अंडरटेकिंग दी जा रही है। वहाँ भी अनकंडीशनल था, यहाँ भी अनकंडीशनल है। इसको साइन किया जाता है बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मतलब यहाँ पर मेकर यानी जिसने भी बिल प्रोमिनरी नोट बनाया है उसके द्वारा साइन किया जाता है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट पे करूँगा टू अ सर्टेन पर्सन, किसी एक विशेष व्यक्ति को, या टू द ऑर्डर उसके आदेश को, या जो भी बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मैं ये पेमेंट करूँगा। और ये बात जो है मतलब आपका प्रोमिनरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में ये बात डिफाइन करी गई है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोमिनरी नोट के केस में, इन केस ऑफ प्रोमिनरी नोट देयर आर 2 पार्टीज। प्रोमिनरी नोट के केस में 2 पार्टियाँ होती हैं, एक तो मेकर और दूसरा पेई। मेकर वह होता है अ पर्सन हु मेक्स द नोट एंड प्रोमिसेस टू मेक द पेमेंट, यानी जो बायर होगा, जिसने भी टीवी खरीदी है, आईफोन खरीदा है, वही यहाँ पर मेकर हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो नोट बनाता है यानी कि प्रोमिनरी नोट बनाता है और प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा। दूसरा पेई अ पर्सन हु इज टू रिसीव मनी। पेई वह व्यक्ति होता है जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे रिसीव होने, उसे पेई कह दिया जाता है, ठीक है। और सेम बिल ऑफ एक्सचेंज वाला प्रोफार्मा यूज करके हम ये प्रोमिनरी नोट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टर मेहता ने सिग्नेचर किया है। मिस्टर मेहता कौन है, हमारे कर्जदार हैं, यानी कि इसे हम, ये हमारे बायर हैं या इसी को हम डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर, ठीक है। उन्होंने ये वादा किया है कि 2 महीने बाद, ये प्रॉमिस कर रहे हैं मिस्टर मेहता कि आज से 2 महीने बाद मैं मिस्टर सुरेश को या वो जिनको कहेंगे उनको 10,000 रुपये दे दूँगा, 10,000 रुपये मैं दे दूँगा। तो यही होता है फ्रेंड्स हमारा क्या, प्रोमिनरी नोट। व्हाट इज दिस, प्रोमिनरी नोट होता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे, अभी इन्हीं सब के बारे में। थैंक यू सो मच।